पश्चिम में उगते पलाश। इस नमक की याद में एक दिन मैं बहुत रोया। मेरे होठों पर तुम्हारे चेहरे का नमक है। प्यार कितना भी फीका पड़ जाए, उसमें नमक की याद बनी रहती है। राकेश रोहित। अखबार उठाकर देख लीजिए, मोबाइल क्रांति के बाद की ज्यादातर प्रेम कहानियां मिस्ड कॉल से शुरू होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फैक्ट्री जाने से पहले नाश्ता कर रहा था मैं। अम्मा जी यानी आया परोस रही थी। सुमी रोज की तरह अपने कमरे में थी। अचानक फोन की घंटी बजी। अनजाना नंबर था। जब तक मैं उठाता फोन बंद हो गया। ज्यादातर मैं अनजाने नंबर से कॉल नहीं लेता। फैक्ट्री जाते हुए रास्ते में फिर कॉल आई। हेलो, उधर से आवाज आई। सच कहूं तो किसी लड़की की इतनी मीठी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कोई अनजानी आवाज आपकी नसों में सरसराहट पैदा कर सकती है? मेरे हेलो हेलो के प्रत्युत्तर में वह आवाज खामोश हो गई, मगर फोन नहीं कटा। कुछ देर के इंतजार से झुंझलाकर मैंने ही फोन काट दिया। तीसरी बार फोन आया लंच ब्रेक के बाद। बोर्ड की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सारे मातहत कर्मचारी जा चुके थे। बस मैं और चपरासी अकेले थे। मैंने हाथ से चपरासी को बाहर जाने का इशारा किया। हेलो। हाँ हेलो। कुछ झिझकते हुए वही मीठी आवाज थी। आप कौन हैं? उसने पूछा। कमाल है, फोन आपने मिलाया है। आप बताइए किससे बात करनी है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। यूं लगा कोई तलवों को गुदगुदा रहा हो। यही बात तो मैं आपके लिए कह सकता हूं, बल्कि शायद इसीलिए मैंने फोन काटा नहीं। उधर से फोन काट दिया गया। मैं हतप्रभ था। ये मुझे क्या हो रहा था? मैं इतना तेज तर्रार, व्यवसाय की दुनिया का एक शातिर कमीना नाम, एक उस उम्र के किशोर की तरह व्यवहार कर रहा था जिसकी अभी मसें भीग रही हों। इस बार मैंने नंबर सेव कर लिया। लिखा BF यानी बटरफ्लाई। यह वह संज्ञा थी जिसे कॉलेज की जिंदगी में हम कुछ मनचले दोस्त अपनी सहपाठिनी लड़कियों को पीठ पीछे बुलाते थे। उसके बाद सारे काम निपटाए, शाम को एक डेलीगेशन से होटल में मिलना था। उसकी खाना पूरी करते हुए मन बहुत बेचैन सा रहा, जैसे मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा था। एक आध बार ख्याल आया खुद फोन मिलाऊं, फिर थोड़ी शर्म आई, इसलिए चुप रहा। रात मैं पलंग पर अधलेटा सा लैपटॉप पर काम निपटा रहा था। सुमी बत्ती बुझाकर दूसरी तरफ मुंह कर कर सो रही थी कि फिर फोन बजा। वही थी। फोन साइलेंट करके मैं किनारे का दरवाजा खोलकर टेरेस पर निकल आया। मैंने कहा, हेलो जी कहिए, क्या कर रहे थे आप? मैंने कहा, सोने की तैयारी। आपके पास कोई है तो नहीं? नहीं, मैं बाहर निकल आया हूं। सुमी मतलब वाइफ अंदर सो रही है। दूसरी ओर सन्नाटा सा छा गया। अस्फुट सी आवाज आई। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बिटिया, बड़ी 6 और छोटी 4 साल की। वो बोली, ओह बड़े किस्मत वाले हैं आप। मेरा आपसे बात करना शायद गलत है। मैंने कहा, नहीं नहीं आप बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोली, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अच्छा चलिए अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा, क्या बताऊं? एक फैक्ट्री चलाता हूं पिस्टन रिंग की। मॉडल टाउन में मेरा घर है। पत्नी और बच्चों का तो आपको बताया, बाकी बताने का ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन हैं? वो बोली, मैं अकेली हूं। समझिए निर्वासन भुगत रही हूं, जैसे किसी को श्राप देकर स्वर्ग से निकाल दिया गया हो। मन हो रहा है आपसे मिलूं। ऐसा समझ लीजिए कि दोस्त ढूंढ रही हूं। अच्छा ये बताइए कि आपसे बात करने का सही समय क्या है? मैंने कहा, मैं 10 से 8 तक घर से बाहर रहता हूं, उस समय कभी भी मिला लीजिए। 3-4 दिनों तक वैसे ही फोन आते रहे। जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, उन्हें करते हुए मन के आसपास कुछ फड़फड़ाता रहता, शायद तितलियां, या कान में एक गुनगुन की आवाज आती रहती। एक अजब सा इंतजार रहता दिन भर। कई बार फोन चेक करता कि कहीं फोन ना आया हो। और फिर आया बहुप्रतीक्षित मुलाकात का दिन। उसने
कैंट बाजार की एक दुकान के आगे मिलने को कहा था। ड्राइवर की असमय छुट्टी करके मैं वहां पहुंचा। इधर उधर ढूंढ रहा था कि सहसा वह मुझे दिखी। उसने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। सांवले रंग में कितना आकर्षण हो सकता है ये मैंने उसी दिन जाना। तीखी बोलती हुई आंखें, प्रश्न करती हुई, आपको आर पार वेध दें ऐसी आंखें। मैं संदेह की दृष्टि से देख रहा था। पहल उसी ने की। कार के खुले शीशे में उसने प्रश्न किया, अनहद? प्रिया, मैंने कहकर कार का दरवाजा खोल दिया। मुझे याद है सबसे पहली बात जो मैंने गौर की वो थी उसकी आवाज। जैसे दूर पहाड़ों पर चनारों के बीच कहीं घंटियां बज रही हों। सुकून सा तारी हो रहा था, एक अनिर्वचनीय शांति। मैंने पूछा, किधर चलना है? वो बोली, आप बताइए। मैंने एक होटल की मशहूर कॉफी शॉप का नाम लिया। दिमाग खराब है? उसकी पेशानी पर बल पड़ गए, फिर भी मुस्कुराती रही। अच्छा, बाएं हाथ पर मोड़ लीजिए। फिर वह दिशाएं बताती रही। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुमंजिलीय आवासीय भवन के आगे रुकी। गार्ड ने उसे देखकर गेट खोल दिया। लिफ्ट में सामान्य सी बातें करते हुए वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती रही, जैसे तौल रही हो। हालांकि मेरा बदन छरेरा ही कहा जाएगा, मगर मैं थोड़ा सचेत हो आया। उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। आभिजात्य और पैसे दोनों की बारिश हो रही थी। कुछ कुछ मेरे घर जैसा ही था। स्वागत कक्ष में कुछ पल बैठकर हम दोनों मौसम और अपने शहर के बारे में बातें करते रहे। फिर वह बोली, आइए कमरे में चलते हैं। कमरे में घुसते ही मेरी नज़र मेज पर पड़ी। शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ सिंह की 2 कविताओं की किताबें पढ़ी थीं। अरे, आपको कविता का शौक है? मैंने पूछा। उसने मेरी तरह जिस्म की बढ़ती गर्मी के बावजूद ठंडी मुर्दा आंखों से मेरी ओर ताका। उन आंखों ने मुझसे कहा, मेरी जिंदगी सदी की सबसे त्रासद कविता है। उसने पलंग पर मुझे हल्का सा धक्का दिया। मेरा सारा अस्तित्व झंझना रहा था। कान लाल हो आए थे। माथे से एड़ियों तक तेज चलता हुआ लाल रक्त धक धक करता हुआ बढ़ा जा रहा था। गला सूख आया था। वो उसी गले पर अपनी अंगुलियां फिरा रही थी जैसे कोई वाद्य यंत्र बजा रही हो। हमारी आंखें मुंदी जा रही थी। हमारी मिट्टी कच्ची नहीं थी जो कभी चाक पर चढ़ी ही ना हो। मुझे तो बनाकर अलग रख दिया गया था और वह आधी बनी हुई मूर्ति जैसी शायद ब्रह्मांड के आखिरी देवता का इंतजार कर रही थी, जिसके हाथों में कुम्हार या मूर्तिकारों जैसा कौशल था। मेज पर रखी किताब से शमशेर की पंक्तियां निकलकर हवाओं में गूंजने लगी थीं। हाँ, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसी हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराइयों तक दबा नहीं पाती। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। जाने कितनी देर बाद मैंने देखा बिस्तर पर मैं अकेला हूं। मन और शरीर दोनों शांत थे, जैसे पोर पोर में ठंडी बूंदें जम गई हों। अचानक ऐसा ख्याल आया जिसके लिए मैं खुद को, अपनी संवेदनाओं को और अपनी देह को बाद में कभी माफ नहीं करने वाला था। वो ख्याल था, 2 साल हो गए सुमी को प्यार किए। करीब 2 साल पहले की उस मनहूस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत गहरी नींद में था कि सुमी के बहुत तेज तेज चिल्लाने से आंख खुली। अनहद, देखो ये क्या हो गया है? अनहद, उठो ना। वह रोते हुए चिल्ला रही थी। मैं कच्ची नींद से घबराया हुआ सा उठा। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे पैरों को क्या हो गया है? मुझे बाथरूम जाना था, मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। वह बदआवाज सी चीखे जा रही थी। अरे, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? घबराओ नहीं, मैं ले चलता हूं तुम्हें, कहकर मैंने उठकर पलंग की दूसरी ओर से सुमी को सहारा देकर खड़ा किया। बमुश्किल खड़ी हो पाई वह। मुझे लगा कि अपने शरीर का सारा वजन उसने मेरे ऊपर डाल दिया है। मैंने उसे चलाने की कोशिश की तो वह अशक्त सी दोबारा बिस्तर पर लुढ़क गई। मैं बहुत डर गया था और बदहवासी में भाव शून्य हो गया था। केवल मशीनी गति से मेरा स्व चल रहा था। दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। फिर डॉक्टर को फोन, एम्बुलेंस, अस्पताल, गहन चिकित्सा कक्ष, सुइयां, ग्लूकोज की बोतलें,
अस्पताल की फिनाइल और दवाओं की बेहोश कर देने वाली महक, और फिर एक लंबा इंतजार, घंटे, दिन और फिर करीब 1 महीना। गहन चिकित्सा कक्ष से प्राइवेट कमरे में स्थानांतरण और फिर घर वापसी। पूरे दिन रहने वाली नर्स और दिन में एक बार आकर मालिश और कसरत करवाने वाला फिजियो। शुरू के दिनों की बेचैनी और चिंताएं, भविष्य के अजाने गर्भ में छुपी अनहोनी की रहस्य। क्या हो गया है मेरी सुमी को? क्या मेरी सुमी कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? और धीरे धीरे अपनी और सुमी की नियति को स्वीकारते हमारे मन, दिनचर्या में धीरे धीरे आती एक तटस्थता। फिजियो अब एक दिन छोड़कर आता। बच्चों के काम और खाना बनाने के लिए एक अम्मा जी रख ली गईं, जो दिन भर सुमी को भी देखती। करवट दिलाना, तकिया ऊंचा करके बैठाना और रोजमर्रा की जरूरतें, बिस्तर की चादर और एडल्ट डायपर बदलने जैसे दुरूह कार्य। कहाँ खो गए? वह कॉफी की ट्रे लिए खड़ी थी, साथ में गर्म सैंडविच भी थे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, ओह कितना खा गया मैं, अचानक जोरों से भूख लगाई थी। अभी बहुत मेहनत करी ना तुमने? वही खनकती हुई आवाज। देखा, उसकी आंखें शरारत से हंस रही थीं। मेरे कान गर्म और लाल हो आए। कितना भी उद्दाम आवेग रहा हो, मैंने और सुमी ने कभी इस तरह की बातें नहीं करी थी। हमारा प्यार अंधेरे में और बिन बोले ही होता था। वह मेरे सीने पर सिमट आई थी। एक अजब सी खुशबू थी उसके बालों में, शायद शैम्पू की, शायद कंडीशनर की, या शायद इंसानी जिस्म की। मुझ पर नशा दोबारा हावी होने लगा था और मैं दोबारा डूबने को तैयार था। शाम को वापस लौटते हुए देखा, सोसाइटी का गार्ड गेट पर रजिस्टर में मेरा नाम लिख रहा है। उसके बाद के दिन तो जैसे बादलों पर लिखे गए थे, जिनके गर्भ में अमृत गीत गाती हुई देव कन्याएं थीं, और वे इतनी प्रसन्न थीं कि अब बरसी कि तब बरसी। शायद प्रेम करने का सही तरीका तो यह होता होगा कि मन पर लगी बाढ़ को होठों से हटाकर फिर देह की भीगी रेत पर उंगलियों से निशान बनाए जाएं। मगर यहाँ तो एक ऐसा झरना था जिसका पानी नीचे से ऊपर की ओर बह रहा था। जिस प्रश्न को कई बार मेरी ओर से सीधे या घुमाकर पूछे जाने के बावजूद वह टाल गई थी, एक न एक दिन तो वह प्रश्न हम दोनों के बीच न टलने वाले एक शैतान बच्चे की तरह खड़ा होना ही था। क्या तुम्हारे पति तुम्हें प्यार नहीं करते? वह बोली, एक अजीब सी कहानी है अनंत, पता नहीं कैसे बताऊं, तुम समझ भी पाओगे या नहीं। और उसने नजरें मुझ पर टिका दी। उसके चेहरे पर पतझड़ में जमीन पर गिरे लाल भूरे पत्तों का रंग उतर आया था। मैं बोला, क्या तुमने यही समझा अभी तक मुझे? वो बोली, नहीं, ये बात नहीं है, एक अजीब सी कहानी है अनंत, कहाँ से शुरू करूं? मुंह चिढ़ाती नियति का शोक गीत। ये समझ लो, शादी के 1 आध साल बाद तक तो सब ठीक चला, फिर इनका मन दुनिया से उचटने लगा। कभी कहने लगे कि घर छोड़ दूंगा, कभी कहते सन्यास ले लूंगा। रुद्रपुर के पास एक इनके गुरुजी का आश्रम है, विवाह के पहले भी वहां जाते थे, लेकिन तब इतना प्रभाव नहीं था। हालांकि कहते हैं कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा सन्यास के बारे में, लेकिन बस दुनिया से मन उचट गया है, और दुनिया में तो सबसे पहले मैं ही आती हूँ। वो एक फीकी सी हंसी हंसी, जिसमें असंख्य रुदालियां माथे पर दुहत्थड़ मारकर विलाप कर रही थी। उसके होंठ थरथराने को रोकने की कोशिश में टेढ़े हो आए। तो फिर आगे? मैंने पूछा। आगे क्या? बड़ी मुश्किल से 1 साल का वक्त मांगा है कि अगर उसके बाद भी तुम्हारा यही विचार रहा तो तुम चले जाना। मगर फिर उन्होंने एक असंभव सी शर्त रख दी। क्या? मैंने पूछा। कि हमारे बेडरूम अलग रहेंगे। वह बोली, माय गॉड। मैं फुसफुसाया, आओ तुम्हें दिखाऊं। कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले गई। उसके बेडरूम के बगल में एक और कमरा था। उसने दरवाज़ा खोला। बिल्कुल उसके कमरे की प्रतिकृति, वैसा ही किंग साइज पलंग, बस एक फ़र्क था। जहाँ प्रिया के कमरे में बड़ा सा राजा रवि वर्मा का एक चित्र लगा था, वहीं इस कमरे में दीवार पर एक बड़ा सा क्लोजअप फोटोग्राफ लगा था।
एक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद केश वाले बाबा का। माथे पर त्रिपुंड, आंखों में से एक अलौकिक संतुष्टि वाली मुस्कुराहट झांकती हुई। एक फर्क और था, प्रिया के कमरे में एक ताज़ी खुशबू फैली रहती थी, मगर यहाँ एक निचाट सूनेपन की गंध थी। वो बोली, इस बेडरूम के दोनों ओर बाथरूम है। बीच वाला बाथरूम मेरे कमरे में भी खुलता है। कितनी बार रातों को आहट होती है और मुझे लगता है शायद उसने मेरे कमरे में आने के लिए दरवाज़ा खोला है। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि शायद उसने मन बदल दिया हो, मगर कोई नहीं आता। कमरे में मेरी करवट की आहट गूंजती रहती है और पलंग पर मेरा मृत शरीर पड़ा रहता है, बेआवाज़, निस्पंद। वो ज़्यादातर फील्ड वर्क में बाहर रहता है, घर पर मुश्किल से महीने में 5 दिन। हम दोनों बाहर निकल आए। कमरा बंद करते हुए उसने कहा, ये पहले गेस्ट रूम था, अब इसमें एक गेस्ट रहता है जो कभी मेरा पति था। हमारी मुलाकातें अक्सर होने लगी थीं। मैं हालांकि थोड़ा बहुत शेर व शायरी और कविताओं में रुचि रखता था, लेकिन फिर भी एक दुनियादार व्यापारी इंसान था जो जोड़ घटाना, फ़ायदा नुकसान और सीढ़ियाँ चढ़ने में माहिर था। प्रिया दुनिया के दांव पेचों से इतर एक निर्दोष आत्मा थी जो संशय के अरण्य में पटक दी गई थी। प्रिया के ड्राइंग रूम और बालकनी में ढेरों पौधे थे, दूर से बिल्कुल असली जैसे दिखाई देते थे। शुरू में तो छू के देखना पड़ा कि असली हैं या नकली। मैंने कहा, पौधे क्यों नहीं लगाती तुम? गमलों में इतने अच्छे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। वह बोली, नहीं, मुझे ये प्लांट्स पसंद हैं। ये मुझसे कुछ नहीं मांगते, न खाद पानी न देखभाल। रस गंध न सही, रूप रंग तो है। उसने अपने जैसे उन बेजान पौधों को निहारते हुए कहा। मुझे तुरंत सुमी का कहना याद आ गया, हरियाली देखते ही दिमाग पर छाए कुहासे छट जाते हैं। सुमी को बागवानी का बहुत शौक था। हमारे टेरेस पर एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसकी अक्सर तारीफें हुआ करती थीं। उसे टेरेस गार्डन की श्रेणी में कई बार पुरस्कृत किया गया था। मैंने प्रिया से कहा, हम दोनों नर्सरी चलेंगे और बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लाएंगे तुम्हारे घर के लिए। तुम क्या क्या बदलोगे अनंत? यहाँ तो सारा वजूद सन्नाटों से भरा है। क्या क्या बचा सकोगे तुम? क्या इस रास्ता भूली कहानी को मुकम्मल कर पाओगे कभी? मैं चुप खड़ा रह गया था। बीच में एक चट्टान जैसा जीवन, उसके दूसरे पार डबडबाई आंखों वाली सुमी और मेरे सिर और कंधों पर तोड़ देने वाला भार। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको पानी के अंदर कोई दोनों ओर से खींच रहा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपके नथुनों में पानी भरता आ रहा है और आप मछली नहीं हैं। उसने कहा था, मैं अपने पति से कहती हूँ, भले आदमी, तुम्हें ये अक्ल 4 साल पहले क्यों नहीं आ गई जब तुम अकेले थे? वो कहता है, जीवन एक सतत खोज का नाम है। आपको क्या पता है कि नदी की धारा आपको कितना छोड़ेगी, कितना बहा ले जाएगी। मैं कहती हूँ, तुमने तो नदी का मगरमच्छ बनकर मेरा और अपना दोनों का शिकार कर लिया। इस शिकार के चक्कर में घाट की अंगुलियां तुमसे छूट गईं और तुम बेखबर रहे। और उधर सुमी और मैं। वैसे तो हमारे बीच एक अबोला सा ठंडापन था, लेकिन कभी कभी रात के समय उसे करवट दिलानी होती तो वो धीरे से मुझसे कहती, अनहद, क्या तुम मेरे गले पर पीछे से प्यार कर सकते हो? मुझे वे पुराने दिन याद आ जाते जब गर्दन के पीछे धूप छांव वाले हिस्से पर प्यार करवाना उसे बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों को याद करते हुए उसे पीछे से बाहों में भरने की कोशिश करता, तभी वह बेचारगी की आवाज़ निकालते हुए धीरे से कहती, प्लीज़ अनहद, कमर पर से बाहों उठा लो, यहाँ बहुत दर्द होता है, बस गले पर पीछे से प्यार करो। और यही वह वक्त होता जब एक तीसरी गर्दन हम दोनों के बीच आकर लेट जाती। मैं सुमी के दप दप करते हुए गोरे रंग के बरक्स उस सांवली देह पर प्यार के चिन्ह छोड़ने लगता। वह समय मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मैं बहुत ख्याल रखता कि आधे नशे के हाल में कहीं मुझसे प्रिया का नाम न निकल जाए। प्रिया ने धीरे धीरे कमरे की काफ़ी जगह घेर ली थी, इतनी कि सुमी एक छोटे से कोने में सिमट गई थी। घर के बाहर जितना भी समय होता, प्रिया मेरे साथ होती। फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के दौरान, क्लाइंट से मुलाकात के दौरान, चैम्बर में काम करते हुए मुझसे लिपटी रहती। बोर्ड मीटिंग्स में मेरी गोद में आकर बैठ जाती। किसी औपचारिक मुलाकात में मैं कोई ड्रिंक अपने होंठों से लगाता
तो उसके होंठ भी छोटे बच्चे की तरह मचलकर उसी ड्रिंक में आ लगते और मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। डर लगता कहीं सामने वाला मेरे असामान्य व्यवहार को पकड़ न ले। हमारी मुलाकातें हफ्ते में 3-4 दिन होती। एक ऐसे ही दिन कमरे में हल्के प्रकाश में मैं लेटा हुआ था और वह बैठी हुई मेरी अनावृत देह को निहारे जा रही थी। मेरे सौष्ठव को अपनी आंखों में भरकर उसने कहा था, ऐसे ही खूबसूरत शरीर को देखकर पहले पहल जंगलों में किसी आदिम काल की स्त्री ने आसक्त होकर अपने आप को सौंपा होगा, अपनी सारी शर्म को त्याग कर अपना अस्तित्व उस पुरुष के हवाले किया होगा जैसे मैं तुम्हें इंसानों के जंगल से चुरा कर लाई हूँ। मैं हंसने लगा था। कहाँ से खोज के लाती हो तुम ऐसी बातें? वह बोली, बातें नहीं, मेरे जीवन का सत्य है ये, एक ऐसा सत्य जो मैंने खुद ही खोजा है। मैं बोला, खोजा तो मैंने है तुम्हें? उसने कहा, बिल्कुल गलत। याद करो वह पहली फ़ोन कॉल। और वाकई झुरझुरी सी महसूस होने लगी उस पहले दिन को याद करके। खोजना तो मुझे ही था, ज़रूरत जो मेरी थी, तुम्हारा क्या? मैं बोला, मुझे भी तो। वो बोली, ना, तुम्हारे पास तो सब था अनंत, तुम कमी कैसे महसूस करते? तुम्हें तो फर्श पर जिंदगी पड़ी मिली थी, तुमने उसे उठाकर गले से लगा लिया था। मैं क्या बताता उसे। रास्ते में अचानक मिली एक झाड़ी के कांटों ने उस जिंदगी को मेरी गर्दन से बिल्कुल अलग खींच लिया था। मैंने प्रिया से सुमी की बीमारी को और सुमी से प्रिया के पूरे वजूद को ही छुपा रखा था। कितना नायाब नमूना था मैं। एक बार प्रिया ने कहा था, अनहद, मैंने आकाश में खिले जवा कुसुम पर अपना दाम लगाया है। मुझे पता है वह फूल कभी मेरे अंक में नहीं आ सकता। मुझे इल्म है कि एक न एक दिन तो यह भ्रम भी समाप्त होना है, किंतु मैं जितना संभव हो उतने दिन इसी भ्रम में बिताना चाहती हूँ, पी लेना चाहती हूँ तुम्हारी किताब के एक एक हर्फ को। मैं बोला, अरे तुम तो कविता करने लगी, और मैंने उसके माथे को अपने होंठों में समेट लिया। मैं यहाँ कहीं जाने के लिए नहीं आया हूँ। वह बोली, क्या करोगे तुम अनंत? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि एक दिन तुम मुझे सौम्या जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दो। इतनी निष्ठुर नहीं हूं मैं बोला, वो दिन तो शायद कभी नहीं आएगा। उसने कहा, तो फिर बताओ कितने दिन देते हो तुम इस लुका छुपी वाले प्रेम को? मैंने कहा, पूरा जीवन। वह बोली, तो मुझे बताओ तो सही, कैसे ले जाओगे तुम मुझे इस जंगल से बाहर? सचमुच मेरे पास कोई योजना नहीं थी जिससे मैं सुमी को प्रिया से और प्रिया को सुमी से बचा ले जाता। हालांकि मेरा अभीष्ट यही था, लेकिन कई बार किसी अज्ञात सुख की लालसा में आप उन रास्तों पर ही पैर डाल देते हैं जिनका अंधेरा भी आपके कदमों को डिगा नहीं पाता। आपको खौफ नहीं होता कि आगे दलदल मिलेगी या हरी दूब। 3 जिंदगियां अपने अपने हिस्से के चांद सूरजों की मारी अंधेरे में हाथ फैलाए ऐसे आगे बढ़ रही थीं जैसे बच्चे डार्क रूम खेल रहे हों, मगर कोई बच्चा ये ना चाहता हो कि कोई दूसरा उससे टकरा जाए। उस दिन इतवार था। शाम को कभी कभी मैं व्हील चेयर पर बिठाकर सुमी को टेरेस पर ले आता था। उसका चेहरा चुगली कर रहा था कि उसके दिमाग में झंझावात चल रहा है। सामने डूबती हुई शाम उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अनहद, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। मैं बोला, पागल हो क्या? तुम सामने हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। कहते हुए मेरा दिल कानों में दस्तक दे रहा था। नहीं, सच्चाई से कब तक मुंह चुराया जा सकता है? कभी कभी तो सोचती हूं कि तुमसे कहूं कि किसी और से प्यार कर लो। मैं बोला, जैसे बाजार में प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, तुम बेकार की दिमाग की कवायद बंद कर दो। वह बोली, क्या गलत है इसमें? एक रास्ता जब डेड एंड पर आ गया हो तो एक छोटी खिड़की तो खोली जा सकती है। लेकिन फिर सोचती हूँ तुम्हें किसी और के साथ देखकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। इतना पॉजिटिव बनाया है भगवान ने मुझे। वह रोने लगी थी। मैं उठकर उसकी कुर्सी के पास आ गया था और उसके कंधे को बाहों से घेर लिया था। शांत हो जाओ, तुम, मेरे दोनों बच्चे और मेरा काम, यही बहुत है मेरे लिए। मैं बिल्कुल गलत बोल रहा था। प्रिया मेरे वजूद का चौथा कोना बन गई थी, जो बहुत ज़रूरी हो गया था। एक ऐसा कोना जिसे मैंने अपनी दुनिया की भारी भरकम उपस्थिति से सबसे छुपा रखा था। लेकिन ये सच ये भी तो था कि 2 तरह के जीवन जीने में मेरे टुकड़े टुकड़े हो जा रहे थे। सच तो यह था कि मैं सुमी की हत्या का उत्सव मना रहा था,
और खुश था। मगर क्या वाकई? उसे कुछ भी नाम दे दूं, लेकिन पैदा तो ये जिस्म से ही हुआ था। मन भले ही सुकून से भरा हुआ था, लेकिन प्यार, प्रिया के लिए प्यार में जिस्म हावी था। सुमी के साथ देह गौड़ हो गई थी, प्यार वायवीय हो गया था। सिर्फ जिस्मानी या सिर्फ रूहानी, ऐसे दोनों प्रेम में चुनाव करना बड़ा मुश्किल था। उस दिन अम्मा जी को कुछ देर से आना था। सुबह के बच्चों के और सुमी के काम मेरे जिम्मे थे। मेरे लिए ये काम सामान्य थे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कभी कभी ही होती थी। बच्चों को स्कूल बस पर छोड़ने के बाद मैंने सुमी के सुबेरे के जरूरी काम निपटाए और दोनों के लिए चाय और टोस्ट सेक कर जैसे ही कमरे की ओर बढ़ा, तभी मुझे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई दी, जो कि गलती से सुमी के पलंग पर छूट गया था। मैं बेडरूम में घुसा तो मेरा फ़ोन उसके हाथ में था, जो उसने मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हारा फ़ोन है। मैंने जैसे ही फ़ोन देखा, आकाश पाताल सब नाचने लगे थे। फ़ोन प्रिया का ही था, जिसे सुमी ऑन करके सुन चुकी थी, और मेरी स्मार्टनेस भी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि प्रिया का नाम मैंने एडवोकेट अस्थाना सर के नाम से सेव कर रखा था। मैं बेडरूम से बाहर की ओर लपका, फ़ोन सुना। क्या ये सौम्या जी थी? तुमको कितनी बार बोला कि 10 बजे से पहले फ़ोन मत किया करो? क्या बोला तुमने? बहुत गड़बड़ हो गई, हमेशा तुम ही फ़ोन उठाते हो। मैंने तो जानू बोला था। बाप रे, मैंने सिर पकड़ लिया। यार वेरी वेरी सॉरी, अब तुम कैसे संभालोगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फ़ोन जल्दी से ऑफ करके मैं सुमी के पास आया। वो अस्थाना सर की सेक्रेटरी का फ़ोन था। उसने सामान्य तरीके से सिर हिलाया, चुपचाप चाय पीती रही। मगर क्या मैंने उसकी आंखों के कोरों पर ठिठके बड़े बड़े आंसू देखे थे? पता नहीं, मगर उसने मुझे बिल्कुल ऐसे ही महसूस कराया जैसे फ़ोन सुना ही ना हो। मेरे गले के निचले हिस्से में चाय का एक घूंट ठहर गया था, जो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फैक्ट्री में अपने चैम्बर में मैंने प्रिया को बहुत लताड़ लगाई थी। पूरे हफ्ते मैं उससे मिलने नहीं गया था। उसका नंबर भी मैंने दूसरे नाम से सेव कर लिया था। रोज सोचता कि सुमी आज कुछ कहेगी, मगर वो सामान्य दिनों की तरह ही बर्ताव करती रही। मैं कितना चाहता रहा कि सुमी मुझ पर चिल्लाए, मुझसे लड़े, इस बात को चीख चीख कर कहे कि वो मेरे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर सुमी वैसे ही अखबार पढ़कर मेरे साथ रोज की घटनाओं की चर्चा कर रही थी। अम्मा जी को मेरे कपड़े निकालने, मेरे रूमाल और धूप के चश्मे को देने के निर्देश दे रही थी। मेरी पसंद का खाना बनवा रही थी। वो वैसे ही रात को बच्चों को कहानी सुनाकर उनके कमरे में भेज रही थी। उनके स्कूल के गृह कार्य को करने में उनकी मदद कर रही थी। वो मुझे वैसे ही बता रही थी कि टीवी के धारावाहिक उसे बकवास लगते हैं, और आज उसने अपने पसंदीदा पुराने अभिनेता की फलानी मूवी देखी। वो माली को वैसे ही मौसमी फूलों के बीज लाने का निर्देश दे रही थी। वो उसे वैसे ही डांट रही थी कि चूंकि वह टेरेस पर इतना नियमित नहीं जा पाती, तो माली ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है। वो उसी तरह इतवार के दिन मेरे सहारे से व्हील चेयर पर शाम को अपने बगीचे में बैठ रही थी। सब कुछ वैसा ही था, बस 2 बातें थीं। एक तो उसने उस दिन की फ़ोन कॉल का कोई जिक्र नहीं किया था। लड़ना और शिकायत करना तो दूर की बात है। दूसरे, उसने उसके बाद रात को कभी नहीं कहा कि मेरी गर्दन पर पीछे से प्यार करो।